Hello everyone. So today we will discuss about solving problems of analytically and creatively. यानी कि इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि हम प्रॉब्लम को किस किस वे में सॉल्व कर सकते हैं और वो दो तरीके क्या हैं, एनालिटिकली एंड क्रिएटिवली. हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे. Problem solving is a skill that is required for every person about in almost every aspect of life. कि आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो, अगर आप चाइल्डहुड में हो, आप यंग हो, आपकी एज हो चुकी है, आप बूढ़े हो चुके हो, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपके पास जॉब है या नहीं है, आप फाइनेंशियली कितने ही स्ट्रोंग हो या फिर फाइनेंशियली कितने ही वीक हो, आपकी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, लेकिन आपको हर जगह पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की ज़रूरत होती है. क्योंकि ऐसा कहीं नहीं होता कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम फेस ही ना करनी हो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम डिफिकल्टी फेस ही ना करनी पड़े. हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन जरूर आती है जहां पर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी होती है. आप डेली बेसिस पे भी बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करते हो. ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम एक जैसी ही होती है. कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है और कुछ प्रॉब्लम बहुत छोटी होती हैं, कुछ डिफिकल्टीज बहुत छोटी होती हैं जिसे आप अपने सिंपली हैंडल कर सकते हो. लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिन पे आपको डिसीजन मेकिंग बेटर तरीके से करनी पड़ती है ताकि उसका फ्यूचर में ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हम सब में होनी चाहिए ताकि हम अपनी डेली लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उन्हें ईजिली हैंडल कर सकें. देयर आर टू काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कि हम प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट इज एनालिटिकली एंड सेकंड इज क्रिएटिवली. कि हम या तो उसे एनालिटिकली सॉल्व करते हैं या फिर उसे क्रिएटिवली सॉल्व करते हैं. एफिशिएंट मैनेजर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम in both way by using different skills as different type of skill are required for the different type of solving. कि एक एफिशिएंट मैनेजर, जब हम कोई भी चीज़ मैनेजमेंट में पढ़ते हैं तो हमेशा उसे एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से देखना चाहिए. हमने अपने नॉर्मल बेसिस पे, हमने अपनी रूटीन पे देख लिया कि हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट जब भी हम उसे मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं तो हमें हर चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन व्यू पॉइंट से देखना चाहिए. उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मैनेजर को, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मार्केटिंग प्रॉब्लम, कि उनका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है या फिर उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, ये ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम वो फेस करती हैं. तो उन प्रॉब्लम को डील करने के लिए मैनेजर्स को कोई ना कोई डिसीजन लेने पड़ते हैं. और एक एफिशिएंट मैनेजर वही माना जाता है जो प्रॉब्लम को एनालिटिकली सॉल्व भी कर सके और क्रिएटिवली भी कर सके. यानी वो दोनों में कंफर्टेबल हो, दोनों तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. वो उस प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि उसके लिए कौन सा इफेक्टिव मेजर रहेगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो स्किल्स आपको एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में चाहिए, सिमिलर स्किल ही आपको क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में चाहिए. दोनों जो स्किल्स हैं वो डिफरेंट होंगी, एक दूसरे से अलग अलग स्किल की रिक्वायरमेंट होगी, दोनों अलग तरीके से सॉल्व की जाएंगी. लेकिन एक एफिशिएंट मैनेजर वही होगा जिससे दोनों स्किल का पता होगा. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग. इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट इज़ यूज्ड बाय द मैनेजर्स ईच डे. कि ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो हम अपनी डेली बेसिस पे और हर दिन यूज़ करते हैं. यानी कि ये मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है. इट इज़ द मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग. कि ये सबसे ज़्यादा यूजेबल है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली, फ्रिक्वेंटली हम जिसे डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं वो कौन सी है? एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग. क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ लेस फ्रिक्वेंटली. अगर हमारी एनालिटिकल को हम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हम बहुत कम टाइम यूज़ करते हैं. जब हमारा जो प्रॉब्लम है वो उसी तरीके से सॉल्व हो सकती है तभी हम क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं. अदरवाइज हम उसे एनालिटिकली ही सॉल्व कर लेते हैं. Using from it, but it mostly form the problem solving manager go the analytical problem solving. कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम क्रिएटिव यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मैनेजर्स हैं वो किसे चुनते हैं? एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग को. एज मोस्ट पीपल डोंट लाइक प्रॉब्लम इंक्लूडिंग मैनेजर्स. कि कोई भी प्रॉब्लम फेस करना लाइक नहीं करता, कोई भी नहीं चाहता कि उनकी लाइफ में डिफिकल्टीज आए. ऐसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती या फिर कोई भी मैनेजर नहीं चाहता कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम या डिफिकल्टी आए. बिकॉज दे कंज्यूम टाइम. क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, उसमें टाइम भी लगेगा, स्ट्रेस भी होगा. जब तक आपके सामने प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, आप उसमें स्ट्रेस होगा. एंड ऑल्सो कॉस्टलियर, कि उस पर कॉस्ट भी लगेगी जब आप उसे सॉल्व करोगे. That's why people want to get rid as soon as possible from the problem. At that time they are mostly use analytical problem solving. कि क्या जब भी लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी उससे छुटकारा मिल सके, जितनी जल्दी हम उसे
कंप्लीट कर सकें या हैंडल कर सकें उतना ही बेटर हम मानते हैं, और उसमें हम कौन सी यूज़ करते हैं, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टेप्स इन एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हम एनालिटिकल वे से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कि सबसे पहला स्टेप है कि हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू डिफाइन द प्रॉब्लम, कि पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम है क्या, हम उसे अच्छे से डिफाइन करेंगे। दिस इन्वॉल्व डायग्नोजिंग अ सिचुएशन सो दैट फोकस ऑन द रियल प्रॉब्लम नॉट जस्ट ऑन सिम्टम्स, कि इसका मतलब क्या है कि हम डायग्नोज करेंगे कि जिस सिचुएशन में हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उस सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि रियल प्रॉब्लम क्या है, ना कि हम सिम्टम्स में ही उलझे रहें। सिम्टम्स क्या है, जो ये दिखाते हैं कि इन चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम है, मैनेजर्स की एक दूसरे से बनती नहीं है, या फिर जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी एक दूसरे से बनती नहीं, उसकी वजह से क्या है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। तो ये सब क्या है, हमारे सिम्टम्स हैं। हम सिम्टम्स में ना उलझे रहें, इससे अच्छा है कि हम रियल प्रॉब्लम को पहचान सके, क्योंकि अगर हम सिम्टम्स को रिकवर करने की, सिम्टम्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वो फिर से अराइज होंगे, क्योंकि हमने अभी प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया है। इसलिए हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई करना होता है। दैट्स वाई इट रिक्वायर वाइड सर्च ऑफ इन्फॉर्मेशन, और हम एक एक्चुअल प्रॉब्लम तक पहुंच सकें उसके लिए हमें वाइड सर्च ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एक्यूरेटली, ताकि हम सही तरीके से सही प्रॉब्लम को समझ पाएं कि रियलिटी में एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। पॉइंट फॉर गुड प्रॉब्लम डेफिनेशन, एक गुड प्रॉब्लम डेफिनेशन कौन सी होती है, विच कंटेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जिसने फैक्चुअल, लिटरली में जो प्रॉब्लम है वही इन्फॉर्मेशन, वही फैक्ट्स उसने कंटेन किए हैं, कुछ भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन वो कंटेन नहीं करती है। इट शुड स्टेट क्लियरली एंड इंक्लूड ब्रॉड पार्टिसिपेशन, कि ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और उसके बेस पे बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, नहीं, हमें ब्रॉड पार्टिसिपेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसे क्लियरली मेंशन करके हमने ये बताया है कि रियलिटी में प्रॉब्लम क्या है। डेफिनेशन मस्ट एड्रेस द क्वेश्चन, कि जो भी हमारी प्रॉब्लम की डेफिनेशन हो वो एक क्वेश्चन के साथ खत्म होनी चाहिए, यानी कि उससे कोई प्रॉब्लम अराइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मली जो कंपनी में चल रहा है वो बता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। द प्रॉब्लम शुड नॉट बी डिफाइंड एज एन आंसर, कि हमें प्रॉब्लम को आंसर के तरीके से डिफाइन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, कलेक्ट की, और आप लास्ट में बताते हो कि हमारे एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आंसर है कि उनके एक दूसरे के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि उनके पर्सनालिटी डिफरेंसेस, ड्यू टू उनके बीच में क्या प्रॉब्लम है, हमें ये फाइंड आउट करना है। कभी भी हमारी प्रॉब्लम एक आंसर के साथ खत्म नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम हमेशा एक क्वेश्चन को अराइज करती है कि ये ऐसा क्यों है, उसे डिफाइन करना है कि हमारी प्रॉब्लम ये है। देन नेक्स्ट स्टेप इज जनरेट ऑल्टरनेटिव्स, कि आपने प्रॉब्लम को स्टडी किया, आपको पता चल गया है प्रॉब्लम क्या है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके सॉल्यूशन के लिए ऑल्टरनेटिव्स को स्टडी करोगे। द सेकंड स्टेप ऑफ एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग इज जनरेट ऑल्टरनेटिव फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, किस किस वे से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कि हमारे पास ये तरीके अवेलेबल हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उनको क्या करेंगे, निकालेंगे कि हमारे पास कितनी वे से, मीन्स अगर एक प्रॉब्लम है तो उसे हम क्या क्या करके सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव टेक द बेटर सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, कि जितने ज़्यादा हमारे पास ऑल्टरनेटिव होंगे उतना ही हम बेटर सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव की हम स्टडी करेंगे और एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा एक्यूरेटली सॉल्व होगी। गुड अल्टरनेटिंग प्रॉब्लम्स, की गुड अल्टरनेटिव किसे कहेंगे, कि बेस्ट अल्टरनेटिव हमने कैसे किया, ऑल रेलिवेंट ऑल्टरनेटिव्स इज प्रपोज्ड बिफोर इवेल्युएशन, कि ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ 5 तरीके ढूंढ लिए, हमने सोचा कि मैक्सिमम 5 तो बहुत रहेंगे, 5 में से एक चुन लेंगे सॉल्यूशन के लिए। नहीं, जितने ज़्यादा हम चुन सकते हैं उतने हमें ऑल्टरनेटिव्स चुनने चाहिए। ऑल रेलिवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे हमें चुन लेने चाहिए। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन आर कंसिस्टेंट विद द गोल एंड पॉलिसीज, कि एक
ऑर्गेनाइजेशन की जो जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसीज हैं, उनके अकॉर्डिंग ही चुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सॉल्यूशन आप चुन रहे हो वो हमारे गोल या पॉलिसीज के साथ मैच ही नहीं खाता। कुछ ऐसा अल्टरनेटिव है जो बिल्कुल ही डाइवर्सिफाइड है हमारे गोल या पॉलिसीज से। जो भी हमारी गोल या पॉलिसीज के साथ मैच करता हो, हमें वही अल्टरनेटिव चुनने चाहिए। ऑल्टरनेटिव कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, कि ऑल्टरनेटिव को हमें तभी कंसिडर करना चाहिए जब हम उनके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज देख चुके हों। यानी कि वो शॉर्ट टर्म पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे, कुछ दिनों में ही उनके क्या रिजल्ट आएंगे, और लॉन्ग टर्म में उनके क्या रिजल्ट आएंगे। अगर वो बेनिफिशियल हैं तभी हमें उन्हें कंसिडर करना चाहिए। सोल्व द प्रॉब्लम दैट डिफाइन, और ऑल्टरनेटिव वही लेने चाहिए जो करंटली जिस प्रॉब्लम पे हम डिस्कस कर रहे हैं उसे वो सॉल्व कर सके। ऐसा नहीं कि आने वाली प्रॉब्लम या एक और ऐसी प्रॉब्लम है उसके लिए हमने ये अल्टरनेटिव ऐड कर लिया। नहीं, जो प्रॉब्लम फिलहाल चल रही है, जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसी के अल्टरनेटिव होने चाहिए। नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, कि आपने अल्टरनेटिव जनरेट कर लिए, उसके बाद आप क्या करोगे, उन्हें इवेल्युएट करोगे। इवेल्युएशन का मतलब ये देखना कि उनमें से बेस्ट कौन सा है। इन थर्ड स्टेप वी विल इवेल्युएट द अल्टरनेटिव विच वी जनरेटेड इन सेकंड स्टेप, कि जो हमने सेकंड स्टेप में जनरेट किए थे उन अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना। इवेल्युएट इज अ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव बाय केयरफुल एनालिसिस ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्टरनेटिव्स, कि जितने भी अल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट किए हैं उन सब की ये देखना कि उनके क्या बेनिफिट्स रहेंगे और क्या लिमिटेशंस रहेंगी, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जो अल्टरनेटिव हमें मैक्सिमम एडवांटेजेस और बेनिफिट्स देगा और मिनिमम जिसकी लिमिटेशंस होंगी, वही हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव होगा जिसे हम सेलेक्ट करेंगे। अब हमारी इवेल्युएशन कैसे होगी? इवेल्युएशन नॉट ओनली सेटिस्फैक्ट्री बट शुड बी बेस्ट। ऐसा नहीं कि हम एक ऑप्टिमम लेवल की, कि हमारा एक स्टैंडर्ड है कि हमें ऐसी इवेल्युएशन करनी चाहिए। नहीं, सिर्फ एक सेटिस्फैक्ट्री इवेल्युएशन नहीं, हमें अपना बेस्ट इवेल्युएशन देना चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छा हम इवेल्युएशन कर सकते हैं, हमें उतना बेटर इवेल्युएशन करना चाहिए। सिस्टमैटिकली इवेल्युएट करना चाहिए, कि जो प्रॉपर प्रोसीजर है फॉलो करना चाहिए, वो सारा फॉलो करके हमें इवेल्युएशन करनी चाहिए। एंड इवेल्युएशन इन टर्म ऑफ गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी हम इवेल्युएशन कर रहे हैं वो गोल को माइंड में रख के, ऑब्जेक्टिव को माइंड में रख के ही करनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन, एंड दिस इज द लास्ट स्टेप, कि हम अब क्या करेंगे। हमने ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया, हमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया, अब उसे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। वही हमारा सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का। The last step of analytical problem solving is implementing the solution. It include execution of that solution which is selected in evaluation of alternative. कि जो हमने evaluation of alternative के during select किया है उसकी execution phase किस में आती है, implementing the solution. इम्प्लीमेंटिंग क्या होना चाहिए, अब इम्प्लीमेंटेशन शुड बी ऑन राइट टाइम, कि जब हमारा राइट टाइम हो उसी टाइम पे हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कि ये हमारा सबसे इफेक्टिवली वर्क करेगा हमारी प्रॉब्लम के ऊपर। इम्प्लीमेंट ऑन प्रॉपर सीक्वेंस, कि प्रॉपर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करो, सही टाइम पे इम्प्लीमेंट करो। यूजिंग स्मॉल विन स्ट्रेटजीज, कि जो आप इम्प्लीमेंट करते हो उसमें स्मॉल विन स्ट्रेटजी करो। यानी कि ये नहीं कि आप एकदम से बहुत बड़ा गोल लेके चल रहे हो, छोटे छोटे गोल करके आप एक बड़े गोल पे पहुंच रहे हो, दैट इज स्मॉल विन स्ट्रेटजीज। एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर फीडबैक, कि आप फॉलो अप एक्शन ले सको, कि आपके फीडबैक की अपॉर्चुनिटी रहे कि जो आपने सेलेक्ट किया था वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर कितना वर्क कर रहा है। आप फ्यूचर में ऐसा ही यूज कर सकते हो, या फिर फ्यूचर में आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये सब अपॉर्चुनिटीज हमारे जो सॉल्यूशन है उसे देनी चाहिए। अब हमने डिस्कस किया एनालिटिकल, और हमारी सेकंड क्या थी, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो लेट्स डिस्कस क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी लेस फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हमने ये स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं, बहुत ही कम यूज करते हैं कि हम क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को यूज करें। अदरवाइज हम किसे यूज करते हैं, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग को। इट फोकस ऑन जनरेटिंग समटाइम्स न्यू आइडियाज, यानी कि इसका मतलब क्या है, क्रिएटिव नेम ही सजेस्ट कर रहा है, दैट इज समथिंग न्यू, कुछ क्रिएट करना। सो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि जब आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसके सॉल्यूशन में आप कुछ नया, कुछ इनोवेटिव जनरेट करते हो, उसे हम बोलते हैं क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट फोकस ऑन जनरेटिंग समथिंग न्यू एंड समथिंग इनोवेटिव, कि कुछ नया, कुछ इनोवेटिव जनरेट करना एज अ सॉल्यूशन इज अ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग।
मोस्ट पीपल ट्रबल ड्यूरिंग क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकॉज कई बार लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं या फिर वो क्रिएटिव सॉल्विंग को है टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मिस इंटरप्रिएट करते हैं क्रिएटिविटी को, वो अलग तरीके से वो क्रिएटिविटी को समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में क्रिएटिविटी का मीनिंग क्या है। उन्हें नई चीज़ डेवलप करनी है, उसके जगह वो क्रिएटिविटी को मिस इंटरप्रिएट कर देते हैं, उसका कुछ और ही मीनिंग समझ के चलते हैं। या फिर कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक, कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉकेज है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है। अप्रोचेज ऑफ क्रिएटिविटी, कि हम क्रिएटिविटी कहाँ से आ सकती है, मीन्स कहाँ कौन कौन सी अप्रोचेज हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं क्रिएटिविटी में। देयर आर 4 अप्रोचेज दैट आर इमेजिनेशन, इम्प्रूवमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड इंक्यूबेशन। सो फर्स्ट इज इमेजिनेशन। क्रिएटिविटी ऑफ न्यू आइडिया एंड इनोवेशन ऑफ न्यू आइडिया कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन ऑल्सो। कि हम क्रिएटिविटी कैसे कर सकते हैं, अगर आप कुछ इमेजिन करते हो तभी तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है। सो हम अपनी इमेजिनेशन से हम कुछ नया इमेजिन करेंगे, उसे बनाने की, उसे इम्प्लीमेंट करने की, उसे एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं, वो भी क्या है, क्रिएटिविटी को ही कंट्रीब्यूट करता है। सो इमेजिन न्यू आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज को इमेजिन करना, देन उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना भी क्रिएटिविटी की एक अप्रोच है। इट इज जनरली यूज्ड बाय, ये कौन यूज करते हैं इमेजिनेशन? स्पेक्यूलेटर्स एंड एक्सपेरिमेंटर्स, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो इमेजिन करके चलते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। या जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, जो सट्टा वगैरह लगाते हैं, वो इमेजिन करके चलते हैं कि कौन सा लकी ड्रॉ आएगा, कौन सा नहीं आएगा। देन इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग थिंग्स हैं उनमें कुछ अमेंडमेंट करना, उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना। इम्प्रूवमेंट ऑल्सो अचीव्ड क्रिएटिविटी, और इम्प्रूवमेंट भी क्रिएटिविटी के थ्रू ही आएगी। अब पहले क्या थे, हमारे कीपैड फ़ोन थे, उनको क्या इम्प्रूव कर करके उनमें और फैसिलिटीज़ आई, और फैसिलिटीज़ आई, और फिर अब हमारे पास स्मार्टफोन आ चुके। स्मार्टफोन में भी इम्प्रूवमेंट होती रहती है, रोज़ नए वर्जन्स आते हैं। सो ये सब क्या है, ये इम्प्रूवमेंट है। और ये हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग्स जो ऑलरेडी में एग्जिस्ट करती हैं उन चीज़ों में जब हम अमेंडमेंट करते हैं, उनमें कुछ अच्छा ऐड करते हैं, दैट इज इम्प्रूवमेंट। और ये भी हमें किसके थ्रू आती है, क्रिएटिविटी के। देन इन्वेस्टमेंट, पीपल हु अडोप्ट दिस, इन्वेस्टमेंट को जो अडोप्ट करते हैं वो क्या करते हैं, अचीव रिजल्ट फास्टर देन अदर्स बाय एक्सप्लोरिंग अदर वीकनेस, कि दूसरे की वीकनेस को समझ के, एक्सप्लोर करके, और खुद के जो मतलब आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको उसके ऊपर डाल के हम क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट क्या है कि जब हम दूसरे की वीकनेस को एक्सप्लोर करके अपनी उस वीकनेस से को अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने में इन्वेस्ट करते हैं, दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंस आर क्रिएटिविटी, की वो भी कंट्रीब्यूट करता है क्रिएटिविटी के अंदर। एंड लास्ट इज इंक्यूबेशंस। दिस अप्रोच ऑफ क्रिएटिविटी इंक्लूड टीम वर्क, यानी कि जब आप टीम वर्क करते हो तो एक माइंड नहीं चलता, बहुत से माइंड चलते हैं। और अगर आप अकेले सोच के कुछ बनाते हो और बहुत से लोग कुछ सोचते हैं तो वो अलग ही क्रिएटिव, वो ज़्यादा क्रिएटिव होगा जब हम टीम वर्क करेंगे, क्योंकि वो नंबर्स ऑफ माइंड होंगे, बहुत से लोग मिलकर कुछ सोचेंगे एक ही कॉन्सेप्ट के बारे में, तो अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे जो क्रिएटिविटी को कंट्रीब्यूट करेंगे। सो ये क्या है, ये वो क्रिएटिविटी है जिसमें क्या इंक्लूड होता है, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, इन्वॉल्वमेंट, विच लीड टू द क्रिएटिविटी अकर्स बाय ब्रिंगिंग द पोटेंशियल आउट ऑफ अदर्स, की सबके पोटेंशियल्स को यूज करके कुछ क्रिएटिव बनाना इंक्यूबेशंस का पार्ट है। हमने डिस्कस किया था कि कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक हमें क्या करता है, कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक क्रिएटिविटी को ट्रबल करता है। हम क्रिएटिविटी अप्रोच यूज नहीं कर पाते कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक की वजह से। तो वो कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक है क्या? एज वी ऑल अवेयर ऑफ वेरियस अप्रोचेज ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, वी स्टिल अनेबल बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक। कि हमें पता है कि क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे, किसकी वजह से, कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक की वजह से। और ये क्या है, एक मेंटल ऑब्स्टेकल है। आपके मीन्स थिंकिंग को एक तरीके से बंद कर देना, बाउंड कर देना, कुछ लिमिट तक रिस्ट्रिक्ट कर देना, कि उससे बियॉन्ड आप सोच नहीं सकते, उसे वो क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक। कि आपकी थिंकिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देना ताकि आप क्रिएटिव सोच ही ना सको। दैट इज वाई प्रॉब्लम डिफाइन एंड सोल्विंग, कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक और मेंटल ऑब्स्टेकल दैट वे, कि हम प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, उसकी थिंकिंग को, यानी हमारी सोल्विंग अप्रोच को ही एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर देना, कि हम क्रिएटिविटी की तरफ जाएं ही ना, उसे एनालिटिकली ही सोल्व कर लें। Conceptual block are result largely from thinking process that problem solver use while facing problem। कि ये जनरली कब आता है, जब वो कोई भी
पर्सन एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है उस टाइम पे उसकी क्या थिंकिंग प्रोसेस है, कि वो जितना ज़्यादा वो सोच सकेगा, जितनी ज़्यादा वो डीप थिंकिंग कर सकेगा, उतना ज़्यादा उसका कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक कम होगा। लेकिन जितना ईजी वे से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेगा कि सिंपली बस मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वो एनालिटिकली यूज़ करेगा। क्रिएटिविटी कब यूज़ की जाती है? जब कुछ आप नया जनरेट करने वाले हो। हिंट फॉर अप्लाइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, कि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। फर्स्ट इज गिव योर सेल्फ सम रिलैक्सेशन टाइम, कि कभी भी आपको हरी में या फिर वरीनेस में, जब आप बहुत ही मीन्स वरीड हो किसी चीज़ के बारे में, तब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम गलत डिसीजन लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो हमेशा सबसे पहले अपने आप को एक रिलैक्सेशन टाइम दो, थोड़ी देर रिलैक्स करो, उसके बारे में सोचो। फाइंड अ प्लेस वेयर यू थिंक, एक ऐसा फिजिकल स्पेस ढूंढो जहाँ पे आपको कोई इंटरप्ट ना करे, डिस्ट्रैक्ट ना करे, और आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोच पाओ। टॉक टू अदर्स अबाउट आइडियाज़, कि जिन पे आप बिलीव करते हो, जिन पे आप ये सोचते हो कि वो आपको अच्छे आइडियाज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके साथ आइडियाज़ के अपने आइडियाज़ शेयर करो कि उनको कैसे लग रहे हैं आपके आइडियाज़। आस्क अदर फॉर देयर सजेशंस, कि दूसरों से उनके सजेशंस मांगो कि उन्हें क्या लगता है आपको ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी चाहिए। रीड अलॉट, यानी कि रिसर्च थ्योरी कुछ पढ़ो, ताकि आपके पास बेटर आइडियाज़ आ पाएँ, बेटरली आप उसे सॉल्व कर पाओ। एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम आइडिया किलर्स, कि उन लोगों से बचो जो आपके हर आइडिया में कोई ना कोई बुराई ढूंढ दे। आइडिया किलर्स से बचो, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट करो जो आपको मोटिवेट करें। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।